नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए आज के सेशन में हम लोग सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले ऑलरेडी आप देखेंगे तो आपको सेट नंबर जो है 7 तक क्लास अपलोड कर दिया गया है, यानी कि आप नया एडिशन का फुल लेंथ आप प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे और देखिए कि आपके अंतर्गत क्या कुछ आपका इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है तो आप सभी लोग डेली बेसिस पर 2 बजे लाइव हमारे सेशन पर चलता है, हमारे चैनल पर चलता है, तो आप सभी लोग यहाँ से ऐड होकर के बेहतरीन तरीका से सेशन वाइज इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और जो नए कैंडिडेट हैं डेली बेसिस पर आपको 2 बजे आप सभी लोगों को लाइव आपको ऐड होना है, जिसमें कि बेहतरीन तरीका से इंप्रूवमेंट होगा। और आज जो हम लोग 2 बजे लाइव करने वाले हैं, इसमें बेहतरीन तरीका से हम लोग मैराथन क्लास को कवर करेंगे, तो आप सभी लोग अवश्य इसमें जो है जुड़ेंगे। तो आइए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का आपका देख पाएंगे कि आपका सेट आपका है, जिसमें कि हम लोग सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर अगर दोस्तों देखेंगे तो इसमें क्या है कि बेहतरीन तरीका से जो भी आपका क्या है कि करंट का क्वेश्चन आपका है, क्योंकि करंट का भी आपका लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस का आपका वेटेज देखा गया है। तो आप सभी लोग करंट का भी जो भी क्वेश्चंस आपका है ये आपका A to Z आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि वाक्य के घटक या अंग होते हैं। देखिए, वाक्य के घटक या अंग होते हैं, तो दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाक्य का घटक आपका उद्देश्य होता है और अंग की बात करेंगे तो ये आपका विधेय होता है। अगर आपने ऑप्शन ए लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है इसे हम लोग कहते हैं सरल वाक्य। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रखिए, निश्चित रूप से आपके फुल में फुल आपका स्कोर आएंगे हिंदी के अंतर्गत अगर देखेंगे, क्योंकि इसमें जो सेट आपको दिया गया है नया एडिशन वाला, क्वेश्चंस का लेवल आपका अच्छा रखा गया है। इतना अगर कवर करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलताएं हाथ लगेगी। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि अभिज्ञ का विलोम है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे अभिज्ञ का विलोम क्या है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनभिज्ञ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसा वायसराय जो किसी निश्चित तारीख या समय या घटना पर प्रभावी होते हैं कहलाते हैं। देखिए, ऐसा वायसराय जो किसी निश्चित तारीख, समय या घटना पर प्रभावी होते हैं इसे हम लोग कहते हैं टाइम बम। ध्यान रखना, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द, कहा जा रहा है कि जो है आपका सेगमेंट द, कहा जा रहा है कि कंटेंट, कहा जा रहा है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि व्हाट डज, कहा जा रहा है कि जो है आपका कांग्रूस इट दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो इसके लिए देखिए आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हाट डज, जो है आपका कंगारूस आपका होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो व्हाट डज कंगारूस। तो यहाँ पर आपका क्या है कि आपका एरर दिया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, चूंकि यहाँ पर देखिए आपको एरर आपको छाटना था, और एरर अगर देखेंगे तो डू या डज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है आपका निगेटिव या इंट्रोगेटिव वाला होता है, तो वैसे केस में हम लोग डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका डज दिया गया है जो कि हमारा बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड गिवन बिलो। देखिए दोस्तों, अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से आप बोल रहे थे काफ़ी सारे छात्र कि जो है हिंदी का सिलेक्टिव क्वेश्चंस करा दीजिए। तो देखिए, हिंदी का सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको क्या क्या करना है, कुछ आपको हाईलाइटेड आपको एंटोसाइनो कर लेना है। अनेक जो है आपके क्या है कि आपको एडियम फ्रेज अगर आप देखेंगे तो एडियम फ्रेज आप नहीं बना पाएंगे। इसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा इसमें सेशन है जिसको कि कंप्लीट आपको करना पड़ेगा, तो ही आप क्या है कि आइडियम फ्रेज वगैरह बना पाएंगे। तो इसको आप इग्नोर करके चलिए। देखिए, मेनली आपका इंग्लिश में अगर देखेंगे तो एंटोसाइनो आपको क्लियर कर लेना है, जहाँ से कि निश्चित रूप से 100% क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। तो एंटोसाइनो आपका हो गया, आपका स्पेलिंग करेक्शन आपका हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका प्रीपोजिशन हो गया, नरेशन आपका हो गया और आपका वॉइस हो गया। इतनी चीज़ों को आप क्लियर कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। और आप जो भी आपका आइडियम फ्रेज वगैरह है इसको आप इग्नोर करके चलिए, जहाँ तक मेरा तर्क है कि ये आप कर सकते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर पूछा है कि सिलेक्ट द मिस जो है आपका स्पेल्ड वर्ड गिवन बिलो। तो देखिए आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। टॉलरेंस जो आपको दिया गया है ये आपका स्पेलिंग गलत दिया गया है। अब देखिए बात करेंगे टॉलरेंस का स्पेलिंग क्या होगा, तो TOLE होता है। ध्यान रखना, TOLE RA, ठीक है, RAN। यहाँ पर दिया गया आपको जो है आपको SE दिया गया है, जो कि आपका गलत है। लास्ट में अगर देखेंगे तो SE के जगह पर आपका होना चाहिए था क्या, तो यहाँ पर आपका होना चाहिए था CE, जिसे हम लोग टॉलरेंस कहेंगे। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड बिलो। जैसा कि देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्योर दिया गया है, प्योर की हम लोग बात कर लेंगे तो ये आपका शुद्ध होता है, इसका बताना है आपको एंटोनिम्स क्या होगा। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा टेंड। ऑप्शन अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल आप सभी लोगों का करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स। तो देखिए आइडियम्स वाला में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा और इसलिए मैंने बताया था कि स्किप करके आप चल सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है कि द गिफ्ट ऑफ गिव। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिफ्ट ऑफ, आपका हो जाएगा स्पीकिंग। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 3 विभिन्न रास्ते हैं तथा मुंबई से चेन्नई जाने के लिए 4 रास्ते हैं। दिल्ली को चेन्नई वाया मुंबई जाने के कुल कितने रास्ते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो देखिए साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल आपका 12 है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कहा जा रहा है कि p बेस 4 पावर n इक्वल टू 20, कहा जा रहा है कि p बेस 2 पावर n हो तो n का वैल्यू क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसमें कोई भी आप एक ऑप्शन को उठाएंगे यहाँ से और इस n के जगह पर आपको पुट करना है। अगर आप इसको इक्वल कर दे रहे हैं तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फाइनली आप सभी लोग इन चीज़ों को बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। तो आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है आप सभी लोगों का? आगे बढ़े। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि 2 पासे एक साथ फेंकने पर दोनों फलकों पर आने वाली संख्याओं का योग 9 होने की क्या प्रायिकता हो सकती है। देखिए 2 पासे फेंका गया है और देखिए पासे अगर 2 पासों को फेंका जाता है तो इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी आपका 36 हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे तो पासों को फेंका जा रहा है, यानी जो हमारा क्या होता है डाइस होता है, यानी जो आप लूडो खेलते हैं दैनिक जीवन में, इसका जो आपका डाइस होता है एक फलक पर टोटल आपका 6 होता है और दूसरा डाइस में आपका फिर 6 होगा। तो 6 चौका आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी 36 होगा। और देखिए दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो आप किसी भी संख्या को अगर जोड़ते हैं तो इसको 9 लाने के लिए ध्यान रखना, किसी भी संख्याओं को जोड़ करके 9 लाने के लिए आपकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगा इसमें आप देखेंगे तो आपका 3 और आपका 6 हो सकता है, आपको 9 देगा। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये आपका 5 और आपका 4 जो है इसको अगर ऐड किया जाए तो ये आपका 9 दे सकता है। इसके अलावा देखिए 5 और आपका 4 जो है इसको ऐड करने के बाद आपका 9 दे सकता है और आपका 6 और जो आपका 3 है इसको ऐड करने के बाद 9 दे सकता है। तो ऐसा मात्र आपके पास 4 कंडीशन क्रिएट होगा और 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 अपॉन आपका 9 हो जाएगा। और फाइनली अगर आंसर की बात करेंगे तो 1 अपॉन आपका 9। चलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी में दिया गया है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि एक बक्से में 10 सफ़ेद तथा 10 काली गेंद है। इनमें से 2 गेंद कहा जा रहा है कि यादृच्छिक यानी रैंडमली निकाली जाती है तो दोनों गेंद एक ही रंग के होने की क्या प्रायिकता होगी, ये आपको बार पूछा रहा है। मैथमेटिक्स के लिए ऑलरेडी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया है प्रोबेबिलिटी का, तो आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। और देखिए कुछ छात्र कमेंट कर रहे थे मैं जो है मैथ का मैराथन को लेकर के, तो इसको हम लोग जो है अलग से नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो फिलहाल आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो आपका आ जाएगा निकल करके ये आपका 9 बाई आपका 19 आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे और इसका आपको कंप्लीटली आपको देखना है कि 100 में से कितना आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी आप जितनी भी क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं ये कंप्लीटली आपको सॉल्व कराए जाएंगे। हालांकि इसका नोट्स कंप्लीटली आपको प्रोवाइड कर दिया गया है और इसको हम लोग मैराथन के रूप में मैथ को अलग से सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं होना है आप सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है, ये आपको बड़ा पूछा है। साथियों अगर मुखबरात की बात करेंगे तो ये आपका मिस्र का है। ध्यान रखेंगे मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र का। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा, जिसे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगर साथियों बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब किया गया था, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग ये आपका 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किया गया था। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जैसा कि देखेंगे तो कहा जा रहा है कि वी.एन. राव। दोस्तों याद रखना वी.एन. राव जो है मुख्य रूप से अगर आप सभी लोग देखेंगे तो ये आपका संविधान सभा के संवैधानिक जो है सलाहकार थे। ये आपका 4 के साथ चला जाएगा। कई बार क्वेश्चन हमारा आता है संवैधानिक सभा के सलाहकार कौन है, तो ध्यान रखना ये आपका वी.एन. राव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो दोस्तों ये आपका जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ये आपका 3 के साथ चला जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम
राष्ट्रपति थे और ये बिहार के सिवान जिला से बिलोंग्स करते थे। तो ध्यान रखना ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसके अलावा सरोजिनी नायडू, जिसे भारत की कोकिला कही जाती, और ये भारत की पहली जो है राज्यपाल बनी थी। और भारत की अगर हम बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी भारत की, तो ये आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगर आपको ये पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी और इसमें भारत का इशारा नहीं किया जाता है, तो आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका 2 के साथ चला जाएगा। तो फाइनली आप सभी लोग इसका मैच करेंगे। पहला देखिए आपका 4 के साथ गया है, तो देखिए पहला 4 के साथ और दूसरा आपका 3 के साथ। तो पहला 4 के साथ, दूसरा 3 के साथ, ऑप्शन आपका सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि क्रेटिया शब्द का तात्पर्य है। देखिए क्रेटिया शब्द का तात्पर्य क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शासन। ध्यान रखना, माइंड में फिट कर लेना, क्रेटिया शब्द का तात्पर्य क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शासन। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। क्रेटिया देखिए यूनानी शब्द है और जिसका मुख्य रूप से आपका होता है शासन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। चलिए आंसर करेंगे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जो झंडा है हमारा, इसका ध्वज का जो डिज़ाइन है ये पिंगली वेंकैया के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील, सांभर झील, वुलर झील, डल झील। आंसर फास्ट करेंगे आप सभी लोग, भारत में खारे पानी की कौन सी झील है, तो देखिए दोस्तों याद रखना आप सभी लोग, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चिल्का झील। अगर पूछा जाता है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा चिल्का झील। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा। और ध्यान रखना कि जो आपके चिल्का झील है आपका, ये ओडिशा राज्य के अंतर्गत पड़ता है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की जो लवणता वाली झील है ये कौन सा है, तो ये आपके सांभर झील है और ये दोस्तों आपके राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको हो गया होगा, तो ध्यान रखना कि भारत में खारे पानी की सबसे अगर बड़ी झील की बात करेगा तो ये आपका चिल्का झील हो जाएगा, जो कि ओडिशा राज्य के अंतर्गत है। जबकि खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा सांभर झील। क्या हो जाएगा आपका, देखिए प्रश्न है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो आपका हो जाएगा चिल्का झील। जबकि अधिक खारे पानी की झील जिसका कि लवणता सबसे अधिक है, तो ये आपका हो जाएगा सांभर झील, जो कि राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों याद रखेंगे एक सक्रिय ज्वालामुखी ये बैरन द्वीप में है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्थित आपका है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बैरन द्वीप आपका कहाँ पर है, तो ध्यान रखना आप सभी लोग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो है द्वीप समूह के पास है, जिसे हम लोग कहते हैं बैरन द्वीप। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो, यमुना, पद्मा, दिहांग। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है, तो इसे दिहांग के नाम से जानी जाती है। डी करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात करेंगे तो ये आपका ब्रह्मपुत्र है, जबकि सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो ये आपका गंगा है। तो इतनी पॉइंट को याद रखेंगे, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे, रिपीट करना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे तो रिपीट नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है, तो दिहांग के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न में हमारा देखेंगे तो कहा जा रहा है एक समलंब का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है और उसके बीच की लंब दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं में छोटी भुजा क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए सेम क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का आपका आ गया है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना रहता है, देखिए थोड़ा सा हिंस करेंगे आप सभी लोगों से, ये आपका बनेगा। देखिए एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है 384 दिया गया है। कहा जा रहा है कि यदि उसकी समांतर भुजाओं का अनुपात दिया गया है 3:5 दिया गया है। समांतर भुजा का अनुपात कितना है, तो 3:5 दिया गया है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो समांतर भुजा आप एक बराबर मान लीजिए, आप यहाँ पर होगा 3x और b आप मान सकते हैं यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 5x, क्योंकि रेशियो के फॉर्म में दिया गया है। अब देखिए कहा जा रहा है उसके बीच का दूरी कितना दिया गया है, तो 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब हमारे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि तो समांतर भुजाओं की सबसे छोटी दूरी क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है, और देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब दिया गया है 384, इसका फॉर्मूला होता है हाफ गुना
समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा आपको देखिए कितना दिया गया है, तो देखेंगे तो 4 3 आपका 7 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकलेगा, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारा जो दूसरा फॉर्मूला होता है, यहाँ से पहले आपको x निकाल लेना है। अब पुनः देखिए साथियों क्या करना है, समलंब चतुर्भुज का जो आपका क्षेत्रफल होता है, जिसमें कि आपका क्या है कि इस प्रकार से आपका लंब दिया हुआ रहता है, तो इसके लिए अगर लंब दिया हुआ रहता है तो इसके लिए हम लोग सिंपली जो है क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो यहाँ पर आप योग डाल देना, यानी कि आपका 3x + 5x यानी कि यहाँ पर आपका 7x हो जाएगा, इंटू हम लोग यहाँ पर h करते हैं, तो h की जगह पर आप देखेंगे तो 12 दिया गया है। और इसका पुनः देखेंगे तो आपका क्षेत्रफल कितना 384 दिया गया है। कैलकुलेट कीजिएगा आप सभी लोग, इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। इसका देखिए फाइनली जो आपका करेक्ट आंसर आपका आएगा ये आपका 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंपनी द्वारा कहा जा रहा है कि शासित भारतीय क्षेत्र तथा फसल के उत्पादन से सही सुमेलित नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए पंजाब दिया गया है, तो देखिए चावल के उत्पादन में अगर देखेंगे, चावल के उत्पादन में अगर दोस्तों देखेंगे तो ये आपका पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य, लेकिन यहाँ पर आपका चावल दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया। इसके अलावा ध्यान रखना कि बंगाल जो है आपका पटसन उत्पादन के लिए आपका अग्रणी है, असम आपका चाय के लिए अग्रणी है, संयुक्त प्रांत आप देखेंगे तो गन्ना के लिए, और बिहार में अगर भारत में अगर देखेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश आपका अग्रणी है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि आपका गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा जा रहा है कि गुलामगिरी, जिसे हम लोग गुलामी नामक पुस्तक लिखा गया है। तो देखिए गुलामगिरी जिसे कहते हैं हम लोग गुलामी नामक पुस्तक, ये किनके द्वारा लिखा गया है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जो लिखा गया है ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मैकाले विवरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो देखिए आंसर करेंगे आप सभी लोग, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो है मैकाले के द्वारा कब पारित किया गया था। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1835 में किया गया था, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम को पारित किया गया था। तो ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम ने किसको कहा जा रहा है कि बाजीगर कहा था। देखिए साथियों बोला जा रहा है कि जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम ने किसको बाजीगर कहा था, तो ये कहा था बिस्मार्क को, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि देखेंगे तो विश्व व्यापार संगठन दिया गया है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का मुख्यालय जिनेवा के अंतर्गत है। जिनेवा आपके स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। और ध्यान रखना विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो किया गया है, कब किया गया है, तो ध्यान रखेंगे 1995 में किया गया है। सॉरी, देखिए कहा जा रहा है विश्व व्यापार संगठन, तो दोस्तों याद रखना विश्व व्यापार संगठन की स्थापना ये कब किया गया है, तो ये आपका 1995 में किया गया है। जबकि आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आसियान की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना आपका 1967 में किया गया है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसका मुख्यालय नेपाल के कैपिटल काठमांडू के अंतर्गत है, और सार्क की स्थापना 1985 में आपका किया गया है। रेड क्रॉस की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपका 1863 में किया गया। स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी लोग इसका, और इसका सिंपली आप सभी लोगों का कूट दिया गया है, इसको मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तो ध्यान रखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिलहन, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी RRBS की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRBS की स्थापना कब हुई थी, आपको पर बताना है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, देखेंगे तो लगभग 3 क्वेश्चंस तक आपका जो है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड आपका पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुआ है, तो 2 अक्टूबर 1975 को हुआ है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थोक मूल्य सूचांक में प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्तमान में कितनी वस्तुएं रखी गई है। तो देखिए अभी थोक मूल्य सूचांक में देखेंगे तो टोटल 117 वस्तुओं को रखी गई है। रिपीट कर लेना, थोक मूल्य सूचांक में प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्तमान में कितनी वस्तुएं रखी गई है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 117, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि जो कैंडिडेट सीरियस रूप से क्या है कि सेट लगाना चाहते हैं या फिर आप सीरियस रूप से तैयारी कर रहे हैं,
तो इसके अंतर्गत देखेंगे तो एक स्पेशल आपका जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ग्रुप आपका क्रिएट किया गया है, जिसमें कि आपका क्या है कि डेली बेसिस पर आपको फुल लेंथ आपको सेट मिलेगा, जिसमें कि आपके सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि डेली आप एक सेट लगा करके खुद को जज कर पाएंगे कि कितना आपके अंतर्गत इंप्रूवमेंट आपका हुआ, और जो हम लोगों का टारगेट है 70+ स्कोर का, ये आपके अंतर्गत हुआ या फिर नहीं हुआ। इसके अलावा साथियों काफ़ी सारे छात्रों की डिमांड के बाद क्या है कि सभी कार्यरत संस्थान का क्लास नोट्स आपका मिल रहा है, प्लस आप देखेंगे तो ऑफलाइन टेस्ट का कंप्लीटली A to Z PDF। इसके अलावा क्या है कि ऑनलाइनर अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस पेपर चाहे आपके कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में जितने भी आपका ऑल ओवर आपका जो है प्रीवियस पेपर या फिर आपका एक्सपेक्टेड जितनी भी क्वेश्चंस आपका है, ये रिवीजन के तौर पर ऑनलाइनर फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें बेहतरीन तरीका से सभी सिलेक्टिव क्वेश्चंस डाला जा रहे हैं। तो इसमें आप ऐड होकर के सारे क्वेश्चंस को आप रिवीजन जो है बेहतरीन तरीका से आप लोग कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर देखेंगे तो अलग अलग जो भी आपका बुक अभी आपका लेटेस्ट में आपका प्रिपेयर हुआ है, जितने आप यहाँ पर बुक का नाम देख पा रहे होंगे, ये सभी आपके सिस्टमेटिक तरीका से प्रोवाइड किया जा रहा है। इस बुक का पहले आपको सेट मिलते जाएगा, जिसमें कि आपको सेट लगाना है। पुनः इसमें क्या है कि आपको टिक मार करके आंसर मिलेगा ऑप्शन में ही आपको, ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ेंगे और आंसर के लिए आपको नीचे आंसर शीट पर आपको जाना पड़े। तो इस सिस्टम को मैंने खत्म कर दिया है। यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल आप सभी क्वेश्चंस को आंसर मिल जाएगा आपको टिक कर किया हुआ, तो आप प्रॉपर तरीका से सारे जो है बुक को रिवीजन कर पाएंगे। और मेनली इसके अंतर्गत क्या है कि जो आपका नोट्स मिल रहा है, ये आपका A to Z आपका क्या है कि सब्जेक्ट वाइज, सेशन वाइज, यानी ऑल ओवर आपको सभी सब्जेक्ट का, प्लस आपको सेशन वाइज का जो CSBC के द्वारा हर एक बार आपका टच किया गया टॉपिक आपका है, तो यहाँ से आपको A to Z आपको मटेरियल्स आपको मिल जाएगा। इसके अंतर्गत देखेंगे तो अपकमिंग जो भी आपका बुक है या फिर आपका नोट्स है, ये आपको सभी चीज़ें आपको गाइडलाइंस के तहत प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बेहतर रूप से आपको इंप्रूवमेंट के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। ये नंबर आपको यहाँ पर डाला गया है, तो आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पर डायरेक्टली आपको 51 आपको पेमेंट करके इस पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद जस्ट आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन को जो है ग्रुप को डायरेक्टली आप सभी लोग ज्वाइन कर पाएंगे। बाकी किसी प्रकार का अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉल या SMS करके इस नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान, यह किसका कथन है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका प्रो आपका जो है फ्रेडमैन का है। ध्यान रखेंगे डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके आने हैं, तो इसका भी आप सभी लोगों का पूरा A to Z आपका इकोनॉमिक्स का स्पेशल आपको क्लास मिल जाएगा सिलेक्टिव क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। केंद्र सरकार का अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है, तो आर्द्र भूमियों का संरक्षण, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश, कहा जा रहा है कि 22वां फीफा विश्व कप विजेता है। चलिए आंसर करेंगे दोस्तों आप सभी लोग, कौन सा देश 22वां विश्व कप विजेता है। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का हमारा, ये हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि 22वां फीफा विश्व कप का विजेता कौन सा देश है, तो ये आपका अर्जेंटीना हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि 17वीं भारत वन रिपोर्ट स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग भारत का वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान रखेंगे ये लगभग आपका 21.71% है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि नए डाटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया गया है, जबकि वन घनत्व की बात करेंगे तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। तो ध्यान रखेंगे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कहा जा रहा है कि किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 2n² होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके खराब होने पर किया जाता है। तो देखिए जो हम लोग डायलिसिस करते हैं, जब भी कभी किडनी काम करना बंद कर देता है, तो ऐसे केस में क्या है कि डायलिसिस नामक एक मशीन को लगाया जाता है, जो खून को पुनः जो है फिल्ट्रेट करके बॉडी के अंतर्गत एंटर करती है। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रीकक या किडनी, जिसे हम लोग गुर्दा भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक विलियन का pH मान 3 है। कहा जा रहा है कि pH मान 6 तक परिवर्तित होता है, तो H+ आयन की सांद्रता में क्या होगी। तो देखिए क्या होता है कि जब भी आयन की सांद्रता जो आपका होता है, अगर आपका H+ हो रहा है तो ये आपके अम्लीय गुण को अधिक प्रदर्शित करेगा, जबकि OH- अगर आपका बढ़ रहा है तो ये आपके क्षारीय गुण को प्रदर्शित करेगा। और आप सभी लोगों को पता है कि 0 से लेकर के हमारा 14 तक pH आपका स्केल होता है। pH स्केल का खोज
सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और बीच में आपका 7 होता है। तो 7 से अगर अधिक होगा तो क्षारीय होगा, और 7 से अगर कम होगा तो ये आपका अम्लीय होगा, और अगर आपका 7 होगा तो ये आपका उदासीन होगा। तो प्रश्न हमारा कि 3 से अगर आपका 6 हो गया है, यानी कि आपके क्षारीय की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि H+ की आयन की जो सांद्रता है ये आपका घट रहा है और OH की आपका बढ़ रहा है। तो चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग, मैंने इशारा कर दिया हुआ है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कि 1000 गुना घट जाती है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था। तो देखिए साथियों याद रखेंगे, रेबीज के टीके की जो खोज किया गया था ये आपका किया गया था लुई पास्चर के द्वारा। और ध्यान रखेंगे सबसे पहले जो टीके का खोज किया था ये एडवर्ड जेनर ने किया था, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के टीके का खोज किया था। और चेचक जो होता है ये वेरियोला वायरस के कारण से होता है, तो ध्यान रखेंगे। और प्रश्न है कि रेबीज के टीके का खोज किसने किया था, तो लुई पास्चर ने किया था। और रेबीज जो होता है ये कुत्ते के काटने के कारण से होता है, जिसे हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है आपका एक उत्तल लेंस दिया गया है। तो उत्तल लेंस में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी u बराबर आपका माइनस आपका यहाँ पर 40 हो जाएगा, क्योंकि जो भी वस्तु आपके रखा जाता है ये हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, तो माइनस आपका 40 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब इसमें आपका उत्तल लेंस में राइट साइड बनता है, इसलिए हमारा v बराबर यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा, f बराबर आपका वाट हो जाएगा। अब सिंपली आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन आपका f इक्वल टू 1 अपॉन आपका v माइनस 1 अपॉन आपका u होता है। इस पर आप सभी लोग सॉल्व करेंगे, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और फाइनली इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आपका जो है 16.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीएस्टेरीन, पॉलीथीन। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियोप्रीन, जो कि आपके थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, वह गैस जो वनस्पति तेल में वनस्पति निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है। तो देखिए वह गैस जो वनस्पति तेल में वनस्पति निर्माण में प्रयुक्त होता है कौन सी गैस है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हाइड्रोजन है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन हमारा आता है कि वनस्पति घी का निकालने के लिए किस प्रकार के उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, और इसमें उत्प्रेरक का जो प्रयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन कहा जाता है, और हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है, जिसका टोटल आपका 3 समस्थानिक होते हैं। तो इतने पॉइंट को साथियों याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेजर वह कहा जा रहा है कि मेसर में मुख्य अंतर क्या है। लेजर व मेसर में मुख्य अंतर क्या है। तो देखिए यहाँ पर आप करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो लेजर में प्रकाश तरंग का, जबकि कहा जा रहा है कि मेसर में माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो यही आपका यहाँ पर मुख्य अंतर है, तो माइंड में आप लोग फिट रखेंगे। लेजर और मेसर में दोस्तों क्या आपका अंतर है, तो लेजर में आपका प्रकाश तरंग का प्रयोग किया जाता है, जबकि मेसर में माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर कई बार क्वेश्चन हमारा आ जाता है लेजर का पूर्ण रूप क्या है, ध्यान रखेंगे LASER जो आपका होता है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। LASER का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों याद रखना, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय एस्टिमेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। तो ध्यान रखेंगे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की दोस्तों अगर बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि वार्षिक वलय किस क्षेत्र के पेड़ों में स्पष्ट होते हैं। वार्षिक वलय किस क्षेत्र के पेड़ों में स्पष्ट होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण क्षेत्र में, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची विष गरल सुधा होते हैं, जबकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका सोम, पीयूष और आपका अम्लीय होते हैं। तो दोस्तों अमृत का पर्यायवाची शब्द आपका हेम नहीं होता है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से एक उपसर्ग नहीं है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। किसी भी शब्द के पहले अगर जो भी आपके वर्ड लगता है इसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ता। ता जो है किसी का उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं। चलिए आंसर लगाएंगे दोस्तों आप सभी लोग। प्रश्न में कहा जा रहा है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद होते हैं। तो ध्यान रखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 तत्व आपके मौजूद होते हैं। अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है
तो बिल्कुल आप सभी लोगों का करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा निम्न में से किस जगत प्रणाली का उदाहरण है? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा निम्न में से किस जगत प्रणाली का उदाहरण है? आंसर करेंगे, यह आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनेरा संघ के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रिपीट कर लेना, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आने की पूरी पॉसिबिलिटी होंगी कि जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा निम्न में से किस जगत प्रणाली का उदाहरण है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनेरा के अंतर्गत आपके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। चूना दिया गया है, यानी कि जो आपके चूना होता है इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, जिसे हम लोग अनबुझा चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसे हम लोग CaOH का होल 2 कहते हैं। जिप्सम की दोस्तों अगर हम बात कर लेंगे तो जिप्सम का सूत्र आपका होता है CaSO4 2H2O आपका होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर लेंगे CaSO4 हाफ H2O आपका होता है, तो इसको नोट डाउन कर लेना आप सभी लोग और स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न है कि 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा? F बराबर हमारा फॉर्मूला होता है ma। 20 न्यूटन यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया गया है। द्रव्यमान आपको 4 kg दिया गया है, इक्वल में आपका 1 कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 5, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लवणीय मिट्टी में उगने वाले पौधे को कहते हैं जीरोफाइट, मीजोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट। चलिए दोस्तों आंसर करेंगे, लवणीय मिट्टी में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं हेलोफाइट, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है। मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ कास्टिक पोटाश है, ध्यान रखेंगे। मृदु साबुन बनाने के लिए कास्टिक बोला जा रहा है कि मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है? तो आपका कास्टिक पोटाश है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है? देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ध्यान रखना आप सभी लोग, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, और ये हमारे बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है, और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कही जाती है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हमारे बॉडी के अंतर्गत सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत होता है, जबकि सबसे अगर बात करेंगे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि तो ये आपका अग्नाशय होता है। तो इतनी पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों, कहा जा रहा है कि एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? चलिए आंसर बताएंगे। एक प्रत्यय लगाने से सप्ताह का रूप क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा साप्ताहिक, और करेक्ट आपको स्पेलिंग भी देखना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साप्ताहिक, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, साप्ताहिक आपको कैसे लिखना है, क्योंकि स्पेलिंग करेक्शन से क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो ध्यान रखना आप सभी लोग। साप्ताहिक का जो स्पेलिंग होता है ये आपका होता है, तो बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि समास का अर्थ क्या है? जब भी कभी दो शब्द आपस में मिल जाते हैं अपने बीच की विभक्ति को त्याग कर, तो इसे हम लोग समास कहते हैं। सपोज दैट राजा का मंत्री, ध्यान रखेंगे, राजा का मंत्री, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो राजमंत्री। क्या कहते हैं? राज मंत्री कहते हैं, यानी कि का आपका क्या हो गया? लोप, तो इसी को हम लोग समास कहते हैं। तो जब भी कभी दो शब्द अपने बीच की विभक्ति को त्याग कर मिल जाते हैं तो इसे हम लोग समास कहते हैं। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि समास का अर्थ क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो समास का अर्थ है दोस्तों संक्षेप। क्या है? संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटा करके इंडिकेट करना, तो ये आपका संक्षेप कहलाता है। जैसे राजा का मंत्री, इसको हम लोग राजमंत्री कहेंगे, तो ये आपका छोटा हो गया, संक्षेप हो गया, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। देखिए दोस्तों, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन भर, ये आपके द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। बाकी देखेंगे तो घर बाहर, धन्य धान्य और दिया गया पाप पुण्य, ये सभी एक दूसरे के समानार्थी है, रिलेटेड है। या फिर देखेंगे तो लोटा डोरी, माता पिता, राधा कृष्ण, ये सभी आपके द्वंद्व समास है, तो डी आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। जो दिया गया यहाँ पर आपका जीवन भर, ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अहोम लोग भारत के किस पड़ोसी देश से आकर भारत की ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए हैं? चलिए आंसर बताएंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका क्या होगा? म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मूल रूप से बिहार शब्द का
अर्थ क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। बिहार शब्द का मूल रूप से अर्थ ऑप्शन देखते ही आपको लग जाना चाहिए, ये आपका बौद्ध मठ है दोस्तों, याद रखना, इसको मैंने नोट्स में भी कवर करा दिया है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध मठ, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कन्नौज पर कब्जा करने के लिए कहा जा रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से राजवंश ने भाग नहीं लिया था? कन्नौज पर कब्जा करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से राजवंश हैं जिन्होंने कि भाग नहीं लिया था? तो ये आपका परमार वंश है, ध्यान रखना, परमार वंश है, जिन्होंने कि 8वीं से 12वीं शताब्दी में अगर देखेंगे तो कन्नौज पर विजय प्राप्त करने के लिए जो है, मतलब कन्नौज पर विजय प्राप्त करने का जो आपका दौरा रहा था ये आपका 8वीं से आपके 12वीं शताब्दी तक रहा था। लेकिन याद आपको नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि कन्नौज पर कब्जा करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से राजवंश ने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमार वंश, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का है। कहा जा रहा है 800 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है। यदि 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? ये आपको पर पूछा जा रहा है। आंसर करेंगे आप सभी लोग और बताना है आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3% क्या किया जा रहा है? तो बढ़ा दिया जा रहा है। तो प्रश्न आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए 3% क्या है आपका? बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। इसको देखिए आप चाहो तो ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि 800 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर कहा जा रहा है कि 900 जो है आपका कितना हो जा रहा है? तो 920 रुपया हो जाती है। तो 3% अगर बढ़ा दी जाए तो कहा जा रहा है कि समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको कहा जा रहा है 800 रुपये की धनराशि, सपोज दैट 800 रुपये की आपका क्या है? धनराशि है। अब नीचे हम लोग मान लेते हैं कि 800 रुपया के बदले हम लोग मान लेते हैं अगर 100 रुपया रहा हो तो। अब देखिए कहा जा रहा है इसमें कि 3% आपका क्या है? बढ़ा दिया जा रहा है। तो 3% आपका बढ़ा दिया मतलब आपका 103 हो गया। कैलकुलेट करेंगे आंसर इसका आ जाएगा, या तो फिर आपको PRT पर भी आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 58 का। दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा ए आ जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करेंगे। देखिए दिया गया है गुज्जर प्रतिहार दिया गया है, जबकि दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि गुज्जर प्रतिहार जो दिया गया है ये मुख्य रूप से अगर आप सभी लोग देखेंगे तो गुज्जर प्रतिहार आपका ये आपका गुजरात और राजस्थान का आपका जो है क्षेत्र से आपका संबंधित हो जाएगा। राष्ट्रकूट की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे तो राष्ट्रकूट जो आपका है ये पश्चिमी आपका दक्कन से संबंधित है। अगर हम लोग बात कर लेंगे पाल का, तो ध्यान रखना पाल आपका जो है ये बंगाल के साथ संबंधित है। और दोस्तों चोल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा जो है देख लीजिएगा आप सभी लोग क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना और नीचे जो कूट दिया गया इसको मिलान करना है। देखिए मैथमेटिक्स को इसलिए कंप्लीट सॉल्व नहीं करने हैं क्योंकि इसको फिर से मुझे सॉल्व कराना है, क्योंकि मैराथन में इन सभी को सिलेक्ट करके डालना है। तो वहाँ पर क्या है कि कंप्लीटली मुझे सॉल्व कराना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर क्या है कि थोड़ा स्किप करके चलने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप लोग इसको सॉल्व करना दोस्तों, जो भी आंसर आएगा आप सभी लोग इसको देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जगह पर एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो ये आप देखेंगे तो ये आपको मेहरगढ़ में मिला है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जो भी आपको यहाँ पर यह है आपको जो है ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए आपको आंसर दिया गया है, तो आप सभी लोग इसका जो है आंसर लगा लेना। यहाँ पर देखिए आपका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को सिंपली जो है आंसर करना है। हिंस आपको दिया गया है 61 से आपको 63 तक लगाना है। तो देखिए यहाँ पर आपका 61 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसको आप लोग लगाएंगे। और देखिए हम लोग बात करेंगे 62 का, तो 62 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बुनियादी शिक्षा आपका हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 63 का अगर आंसर देखेंगे तो 63 का आपका ज्ञान का क्षेत्र बच्चों के परिवेश से अलग हो, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग इसको बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का उच्च शिक्षकन कहा जा रहा है कि शिक्षण संस्थानों की कहा जा रहा है कि इंडिया रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान रहा है? तो देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान रहा है? तो यह अभी देखिए आपका भारतीय विज्ञान संस्थान का रहा है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए दोस्तों याद रखना ये भारत के हैं जो जिन्हें कि अभी विश्व बैंक के जो है रिसेंटली अध्यक्ष चुना गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारतीय है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2023 में ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के बीच, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए लहसुन का प्रयोग किया जाता है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कहा जा रहा है कि हैंसियाकार बीमारी का क्या कारण है? हैंसियाकार बीमारी का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए रक्त में ऑक्सीजन की कमी हैंसियाकार की प्रमुख कारण है। अनुवांशिकी विकृति, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका हैंसियाकार बीमारी का प्रमुख कारण है, तो डी आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है? तो देखिए इका एल्यूमिनियम की जगह कौन लेता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलियम लेता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलियम, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा गुण चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है? देखिए चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को पृथक नहीं करती है, काटती नहीं है। गुण बताना है तो दो बल रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना ये कभी भी आपका तिरछी नहीं काटती है, क्योंकि आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपका नॉर्थ और आपका यहाँ पर साउथ होता है, तो यहाँ से जब भी आपका निकल करके साउथ की ओर आपका एंटर करता है तो ये एक दूसरे को काटती नहीं है, तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा गुण चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है? तो दो बल रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, तो ये बिल्कुल भी आपका गलत दिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी आपका नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उसमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। तो जस्तीकरण करने के लिए Zn की परत चढ़ाई जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मानव हृदय में कहा जा रहा है कि त्रिबलनी कपाट किसके बीच स्थित होता है? तो देखिए मानव हृदय में जो है लनी कपाट किनके बीच में होता है? तो देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दायां अलिंद और दायां निलय के बीच होता है। ध्यान रखना दायां अलिंद और दायां निलय के बीच होता है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए कहा जा रहा है फैक्टोरियल से रिलेटेड आपको दिया गया है और इसमें 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल आपका क्या होगा ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे फैक्टोरियल में आपका एक कंडीशन है कि इसमें क्या है कि 3 में अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका 0 हो जाएगा, और 3 से अधिक किसी भी संख्या को अगर आप डिवाइड करते हैं 6 से तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो प्रश्न हमारा देखिए कहा जा रहा है कि जो आपका 3 फैक्टोरियल है अगर इसमें डिवाइड हम लोग करते हैं तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0, और इसके बाद जितनी भी संख्या है ये आपका 3 से अधिक है, इसलिए आपका सभी का 0 हो जाएगा। तो मुख्य रूप से देखिए आपका फैक्टोरियल आपका 1/6 इसका वैल्यू 1 होगा, और यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल आपका जो है 6/6 दिया गया, इसका वैल्यू आपका 2 होगा। तो इस प्रकार से 2 और आपका कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन करें। तो देखिए आपको सिंपली यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, पहला आपका दिया गया इलेक्ट्रो एन से, कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रो एन से फेलोग्राफ। तो देखिए इलेक्ट्रो एन से फेलोग्राफ दिया गया है। अच्छा ये मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो मस्तिष्क रोग का इलाज जो है निगरानी जो किया जाता है या निदान किया जाता है, ये मुख्य रूप से आपका इसी से किया जाता है। तो देखिए मस्तिष्क रोग का इलाज के साथ आपका चला जाएगा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका मस्तिष्क रोग के इलाज के साथ चला जाएगा, यानी कि ये आपका जो है 2 के साथ चला जाएगा। अब देखिए दिया गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दिया गया है। तो देखिए जो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसे हम लोग ECG कहते हैं, ये दोस्तों हृदय रोगी से आपके संबंधित होता है, तो ये आपका चला जाएगा यहाँ पर 3 के साथ चला जाएगा। पुनः देखेंगे तो आपको दिया गया है जो है एस्फेग्मो मैनोमीटर। एस्फेग्मो जो मैनोमीटर है हमारा, ये मुख्य रूप से रक्त दाब को मापता है, तो ये आपका चला जाएगा 4 के साथ। और दिया गया स्टेथोस्कोप, तो ये आपका चला जाएगा 1 के साथ। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना और नीचे दिए गए कूट का आपको सिंपली मैच कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया, कहा जा रहा है कि प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जाता है? तो वल्कनीकरण के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग किस प्रकार से प्रतीत होगा? तो ये आपका काला होगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है,
कहा जा रहा है कि अनिश्चितता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? अनिश्चितता के सिद्धांत को प्रतिपादित हाइजेंसबर्ग ने किया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 1927 में अनिश्चितता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव उत्सर्जन तंत्र के मूत्राशय के सही क्रम को दर्शाता है? तो देखिए मूत्राशय के सही क्रम को दर्शाता है तो पहले वृक्क आएगा, फिर आपके मूत्र वाहिनी आ जाएगा, मूत्राशय, और पुनः आपका मूत्र मार्ग आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए रिपीट कर लेना, पहले आपका वृक्क आएगा, फिर आपका मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है जो है आपका बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइट होता है। बॉक्साइड का जो सूत्र होता है Al2O3 होता है, जो कि उभयधर्मी गुण को भी प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइड। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप में होता है? देखिए पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन का। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला है? तो दोस्तों याद रखना आप सभी लोग, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से रिसेंटली अभी जॉर्जी जो है आपका गास्पोडिनोव को शामिल किया गया है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं को अभी रिसेंटली प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किसको हाल ही में कहा जा रहा है कि पेप्सी को इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग, हाल ही में किसको पेप्सी को इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये आपका रणवीर सिंह को किया गया है। बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 4 जारी किया गया है? निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 4 को जारी किया गया है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2023 से 28 के लिए किया गया है। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है हमारा, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे? अब्राहम लिंकन की दोस्तों बात करेंगे तो ये 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। ध्यान रखना आप सभी लोग। और अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालिक घटना है? देखिए दोस्तों याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालिक घटना है? तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो बोस्टन की चाय पार्टी। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालिक घटना का मुख्य कारण था बोस्टन की चाय पार्टी। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना बोस्टन की चाय पार्टी की जो स्थापना है ये आपका 1773 में किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है? तो दोस्तों इटली के एकीकरण का जनक ये आपका जोसेफ मेज़नी को माना जाता है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाता है कि यंग इटली की स्थापना कब किया गया था, तो ध्यान रखेंगे 1831 में यंग इटली की स्थापना किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युद्ध बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया था? देखिए दोस्तों बाबर द्वारा बात करेंगे तो खानवा का युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया था। ध्यान रखना, खानवा का युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया था, जो कि राणा सांगा व बाबर के बीच लड़ा गया था। अगर बात करेंगे खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो नोट डाउन कर लेना, ये आपके 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि जो आपका चंदेरी का युद्ध है, दोस्तों याद रखना कि जो चंदेरी का युद्ध है ये आपका मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था। और चंदेरी का युद्ध जो लड़ा गया था आपका ये 1528 में आपका लड़ा गया था। इसके अलावा बात करेंगे, इसके अलावा यहाँ पर आपको नेक्स्ट दिया गया है चौसा का युद्ध। ऑप्शन सी की अगर हम बात करेंगे तो चौसा का युद्ध दिया गया है। और देखिए चौसा के युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो ये बाबर के दौरान नहीं लड़ा गया था। चौसा का युद्ध बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया था। यह युद्ध जो है आपका 1539 में आपका जो है क्या है कि आपका शेर खान और आपका जो है हुमायूं के बीच लड़ा गया था। तो अगर पूछा जाता है कि जो है चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये आपका 1539 में लड़ा गया था। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बाबर के द्वारा नहीं लड़ा गया था। अगर घाघरा के युद्ध की बात करेंगे तो ध्यान रखना कि जो घाघरा का युद्ध है ये आपका जो है महमूद लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। और घाघरा का युद्ध 1529 में आपका लड़ा गया था। तो डेट इंपॉर्टेंट है, सभी का याद रखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि x + 1/x = 4। तो कहा जा रहा है कि x पर पावर 4 1/x पर पावर 4 का
मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए सिंपली आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस आपका 2 होता है। बट यहाँ पर देखेंगे तो अगर इस फॉर्म में अगर रहता कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अगर एक्स स्क्वायर पूछा जाता तो, बट यहाँ पर क्या है कि एक्स पर पावर 4 दिया गया है। तो आइए हम लोग इसको दोस्तों पहले सॉल्व करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे कि आप देखेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पर 4 को रखेंगे तो 4 चौक 16 माइनस 2 यानी कि आपका 14 हो जाएगा। और यहाँ पर पावर 4 दिया गया इसलिए एक बार आपको पुनः इस चीज़ को आपको रिपीट करना है। तो देखिए 14 आपका हो गया है और पुनः हमारा ए स्क्वायर माइनस 2 होगा, यानी कि 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 196 आपका हो जाएगा। 196 में से 2 को माइनस कर लिया जाए तो ये आपका 194 हो जाएगा और फाइनली हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो है नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ निम्न में से कौन है। देखिए नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ क्या है, आंसर करेंगे। देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव विविधता, नदी किनारे का विकास और इसके अलावा आपका सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य आपका स्तंभ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो कल भी मैंने आपको नोट्स में कवर कराया है, महाराष्ट्र के अंतर्गत काली मृदा पाई जाती है। तो नोट्स आप सभी लोग अवश्य कवर करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है। कोसी नदी गंगा में कहाँ पर आकर मिलती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुर्सेला में मिलती है, बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो बिहार के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान आपका वाल्मीकि नगर है, ध्यान रखेंगे वाल्मीकि नगर है, जो कि भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बिहार के अंतर्गत है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ मैं आपको फैक्ट बताता हूं, जैसे कि आप देखेंगे तो क्या है कि वाल्मीकि नगर जो है ये आपके पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत है, और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपके मुंगेर के अंतर्गत है, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य आपके गया के अंतर्गत है, काम्भर झील दोस्तों बराबर आपसे पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, ये आपके बेगूसराय के अंतर्गत है। अगर हम बात करेंगे कि इसके अलावा जो आपका क्या है कि आपका जो है आपका भीम बांध है ये भी आपके मुंगेर जिला के अंतर्गत पड़ता है। तो ये सभी फैक्ट आप लोग याद रखना। और एक बार अब पुनः याद रखना कि विक्रमशिला जो डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य ये रिसेंटली अभी भागलपुर के अंतर्गत स्थापित किया गया है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये भागलपुर के अंतर्गत है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। वाल्मीकि नगर भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर है, तो ये आपके पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो देखिए दोस्तों ये आपका किया गया है छठी में, ऑप्शन आपका यहाँ पर सॉरी ये किस में आपका किया गया है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका छठी में किया गया है, बिल्कुल आपका करेक्ट है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा पर किस देश के संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा पर किस देश की संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए सॉल्व करना है। टेन थीटा दिया गया है, तो देखिए आपका लंब आपका कितना हो जाएगा, तो 3, और देखिए आधार कितना हो जाएगा आपका, तो आधार यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, चूंकि आपका लंब बटे आधार इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए आपका आधार कितना हो जाएगा 4, तो देखिए 4 चौक 16 3 तिया 9 यानी कि 3 4 5 यानी कि इसका जो कर्ण आपका आएगा ये आपका 5 आ जाएगा। साइन निकालना है तो साइन में लंब बटे कर्ण होता है, तो 3 बटे आपका 5 हो जाएगा। तो आंसर आप लोग देख लीजिए 3 बटे 5, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है आपका कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। चलिए आंसर करेंगे। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूना 9 है। ध्यान रखना चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान क्या है, तो लूना है। कहा जा रहा है कि स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं। सपनों के अध्ययन को कहा जाता है आपका ओरिनोलॉजी। ध्यान रखेंगे सपनों के अध्ययन को
ऑरिनोलॉजी कहा जाता है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। कहा जा रहा है कि हु टीच यू इंग्लिश। इसके लिए बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए सिंपली आपको वॉइस में इसको ले जाना है आपको। तो यहाँ पर आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय हुम आर यू टाउट इंग्लिश। तो ऑप्शन अगर आपने बी को लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों फुल एंड प्रैक्टिस सेट आपका फाइनली आपका कंप्लीट हो गया है। बाकी किसी प्रकार का आप सभी लोगों को इरिटेशन या डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपना सुझाव अवश्य दिया करें। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी फुल सेट इसका रिवीजन पीडीएफ आपको आंसर टिक करके मिल जाएगा ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएं। जो कैंडिडेट ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं ग्रुप में ऐड होने के लिए इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप लोग बात करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।